हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक और कंट्रोल स्टेटमेंट की, जिसको हम लोग कहते हैं लूपिंग या इटरेशन। तो दोस्तों, इन दिनों हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि भाई हमने किस तरह से कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ा था। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको ये जो फ्लो है वो समझ में आ जाए। ओके, तो इसके लिए चलेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड पर और हम लोग बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट की। तो कंट्रोल स्टेटमेंट वो होते हैं जो कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली में जो प्रोग्राम होता है हमारा, जब हम लोग प्रोग्राम आज तक जो करते आए हम लोग, वो प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, लाइन टू लाइन लिखते हैं। और हमारा जो इंटरप्रेटर है ना पाइथन का, वो उस प्रोग्राम को टॉप टू बॉटम और हर लाइन को एक एक बार चलाता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ, प्रिंट यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो, और यहाँ मैंने लिख दिया है प्रिंट हाई। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर पहले तो छपेगा हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन में छपेगा हाई। इसका मतलब प्रोग्राम जो है वो टॉप टू बॉटम चलता है और हर स्टेटमेंट, हर जो लाइन है वो एक बार एग्जीक्यूट की जाती है। ओके, तो ये तो है प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो। नाउ फिर हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जब हमें अपने इस प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए हमें जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से कंट्रोल हमें मिलते हैं? तो पहले तो मिलता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जहां हमने बात करी थी इफ की, इफ एल्स की और इफ एलिफ की। ओके, तो वहां पर क्या होता है, जब कभी भी हमें कुछ लाइनों को चलाना और कुछ लाइनों को छोड़ना है, जैसे कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है स्टूडेंट के फेल और पास वाला, तो वहां पर हम दोनों लाइन लिखना चाहते हैं कि भाई कुछ स्टूडेंट पास होंगे तो कुछ स्टूडेंट फेल भी होंगे। नाउ अब जब पास वाला स्टेटमेंट चल रहा है उस समय फेल वाला हमें छोड़ना पड़ेगा, और जब फेल वाला चल रहा होगा तो पास वाला हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में कि भाई कुछ लाइन हमें एग्जीक्यूट करनी है और कुछ लाइन को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास में कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, जिनको हम लोग ब्रांचिंग या डिसीजनल कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, इसमें हमने पढ़ा था इफ एल्स, और हमने पढ़ा था यहाँ पर इफ एलिफ। ठीक है, तो ये हमने तीनों पढ़े थे और हमने देखा था कि तीनों किस तरह से वर्क करते हैं। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। अब ये लूपिंग स्टेटमेंट करते क्या, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस यह है कि भाई हमारे प्रोग्राम में जनरली हर स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो लूपिंग स्टेटमेंट क्या करेंगे? लूपिंग स्टेटमेंट किसी भी एक स्टेटमेंट या फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे। अब कितनी बार एग्जीक्यूट होगा वो प्रोग्रामर फाइनल करेगा। तो किसी भी चीज को जब बार बार रिपीट करना है, किसी भी टास्क को जब बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए हमें लूपिंग स्टेटमेंट चाहिए। कई बार इसको हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इटरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। और जहां हमारे पास में तीन तरह के इटरेशन स्टेटमेंट है, इन तीनों का यूज हम लोग कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर कोई भी काम को बार बार रिपीट करने के लिए। एक तो है वाइल, जिसको हम लोग वाइल लूप भी कहते हैं, एक है फोर, जिसको फोर लूप भी कहते हैं, और लास्ट में है इटरेटर। क्या है दोस्तों? इटरेटर। तो ये तीन जो है हमारे पास में, इन तीनों की हेल्प से हम अपने किसी भी एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर लास्ट में जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट। क्या होता है? जंपिंग स्टेटमेंट, जिनका मेन पर्पस होता है कि प्रोग्राम की फ्लो को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लेके जाना। लेकिन ये जो जंपिंग स्टेटमेंट है जनरली आपके कंडीशनल या लूपिंग के साथ ही काम करते हैं, जैसे कि ब्रेक ना, और एक होता है कंटिन्यू ना, एक होता है रिटर्न। तो ये तीन हमारे पास में होते हैं, जिसमें से ब्रेक और कंटिन्यू जो है ये आपके लूप के साथ भी काम करते हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूं ब्रेक की, तो ब्रेक आपका कंडीशनल के साथ भी काम करता है। लेकिन कंटिन्यू जो है वो कंडीशनल के साथ में काम नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में जो है रिटर्न, और रिटर्न को काम करने के लिए ना तो कंडीशनल की जरूरत है ना लूपिंग की जरूरत है, इसको काम करने के लिए हमें फंक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। तो ये तो है भाई ओवरव्यू जो हमारे हमारे इन दिनों जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट की। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट क्या है या इटरेशन स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इटरेशन स्टेटमेंट। ओके, तो
अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई किनको हम लोग कहते हैं, उनका पर्पस क्या है। तो पहले तो उनका पर्पस देख लेते हैं। इनका जो मेन पर्पस है वो है सिंगल या मल्टीपल लाइन को, सिंगल या मल्टीपल लाइन, अब मल्टीपल लाइन बहुत सी हो सकती है जो आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सिंगल या मल्टीपल लाइंस या स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल भाषा मैंने आपको लिखवाया है कि भाई आपके पास में एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को आप जनरली जो कि एक बार एग्जीक्यूट होते हैं उनको आप बार बार रिपीट कर सकते हो, बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट चाहिए होंगे। जनरली अब कैसे आइडिया मिलता है कि सर हमारे प्रोग्राम में लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट लगने वाले हैं। तो दोस्तों जहां भी आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं उनको आपको लगता है कि उनको बार बार रिपीट करना है, या कोई भी टास्क जैसे कि एडिशन वाला टास्क है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई मुझे 2 नंबर ऐड करना है तो आपको एडिशन एक बार परफॉर्म करना है तो वहां रिपीटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको 10 नंबर ऐड करना है तो पहले आप 2 नंबर ऐड करेंगे, फिर उनका जो समेशन आएगा उसको आप 3rd नंबर के साथ ऐड करेंगे, फिर उनका जो समेशन आएगा उनको आप 4th नंबर के साथ ऐड करेंगे। तो एडिशन वाला काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां पर आप लोग रिपीटेशन जो काम आ रहा है उसके लिए लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आई होप जब आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम पढ़कर अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम में किसी पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करना है तो वहां पर लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट लगाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम पढ़ते ही कि इसमें लूपिंग लगेगा या नहीं लगेगा। तो जहां भी रिपीटेशन वाला काम होते हैं वहां हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि लूपिंग कितने तरह की होती है और लूप कितने तरह के हो सकते हैं। तो चलते हैं पीपीटी में आगे बढ़ते हैं। पीपीटी मैंने आपके लिए थोड़ा सा नोट्स बना के रखे हैं ताकि आप इसको फ्यूचर के लिए नोट डाउन कर सके। तो अ लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। कहने का मतलब साफ है कि भाई आप किसी एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट के ग्रुप को आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही काम करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट बनाए दोस्तों। जनरली जो नॉर्मल फ्लो होगा वो किसी भी एक लाइन को एक बार एग्जीक्यूट करता है। अब हमारे जो पाइथन है उसमें आपको 3 तरह के स्टेटमेंट मिल जाते हैं जिनको लूपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है और तीनों का पर्पस सेम है, ठीक है। मतलब फॉर लूप, व्हाइल और इटरेटर, ये तीनों ही जो है आपके किसी भी काम को या किसी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये जो सबसे ज्यादा अराइज खड़ा होता है, जो बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि वो कि सर ये वाइलो जो 4 है, हालांकि सी में भी थे और सीपीपी जावा में, हर ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज में होते हैं ये। तो अगर आपने बाकी लैंग्वेज पढ़ी हुई है या फिर आपकी अगर ये फर्स्ट लैंग्वेज है तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर यहाँ आने वाला है, वो ये कि सर लूप की अगर हम लोग बात करें तो फॉर और वाइल सबसे कॉमन लूप होते हैं, इटरेटर बहुत ही स्पेशल है जिसको हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। अब वाइल और फोर लूप में से सर कब कौन सा काम मिलेना, क्योंकि दोनों का टास्क एक जैसा है। अब दिक्कत ये आती है कि सर प्रॉब्लम पढ़कर ये कैसे पता लगाएं कि ये सर वाइल लूप से होगा या ये फोर लूप से होगा। अगर ये दोनों काम किसी से भी कर सके तो फिर 2 लूप क्यों बनाए, एक ही से काम चल जाता ना भाई। तो यहाँ पर अपन को थोड़ी सी फोकस करना होगा, थोड़ा समझना होगा कि भाई किस सिचुएशन में हमें वाइल लूप काम में लेना है और किस सिचुएशन में हमें फोर लूप काम में लेना है। ये समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि जो स्टूडेंट सी पढ़ते हैं, जो जावा पढ़ते हैं, उनको भी नहीं पता है कि किस सिचुएशन में किस लूप का यूज किया जाता है। ओके, क्योंकि लूप दोनों दे रखे हैं और अगर आपको लगता है कि दोनों लूप एग्जैक्टली सेम काम करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो सर इन्होंने सोचिए आपके 2 क्यों बनाए, 2 बनाए, इसका मतलब दोनों का कहीं अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताता हूँ और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि परफेक्टली यहाँ पर काम करेगा। तो इसको समझने के लिए कि सर किस प्रॉब्लम में वाइल लगेगा, किस प्रॉब्लम में डू वाइल लगेगा, ये समझाना मैं चाह रहा हूँ। तो चलते हैं पहले अपने व्हाइट बोर्ड पर और यहाँ बात करते हैं जनरल लूप की, ठीक है। लूप का मतलब है किसी भी काम को बार बार करना। तो दोस्तों जब किसी भी काम को बार बार करते हैं तो कितनी बार करना है, इसकी बेसिस पर लूप को 2 पार्ट में डिवाइड मैं कर सकता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट लूप, डेफिनेट लूप, और एक कहलाता है इनडेफिनेट लूप। क्या कहलाता है? इनडेफिनेट लूप। ये जो डेफिनेट लूप है दोस्तों, जहां पर हम बात करेंगे
कि अगर कोई भी लूप जिसमें आपको पता है कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक चलना है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ऐसा लूप जहां आपको पता हो कि आपको कितनी बार करना है, प्रोग्रामर को पता रहता है कि उसको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार उस लूप को चलेगा, तो कितनी बार नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपको बार बार रिपीट करने हैं, ऐसे लूप कहलाते हैं डेफिनेट लूप। जहां पर आपको पता रहता है कि लूप कितनी बार चलने वाला है, प्रोग्रामर को आइडिया रहता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिंट के लिए लिख देता हूँ कि प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा है, प्रोग्रामर नो दी नंबर ऑफ लूप्स, द नंबर ऑफ लूप्स। इसका मतलब कि आपके प्रोग्राम में कोई भी काम कितने बार रिपीट होगा ये प्रोग्रामर को पता होता है, तो इस चीज को कहा जाता है डेफिनेट लूप। तो दोस्तों कुछ लूप ऐसे भी होते हैं जहां प्रोग्रामर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो लूप कितनी बार चलेगा, क्योंकि वो जनरली डिपेंड करता है यूजर के इनपुट पर। जैसे मान लीजिए कि यूजर के अकॉर्डिंग आपको कोई चीज प्रिंट करनी है, मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 5, तो आप 5 बार हेलो प्रिंट कर रहे हैं। अगर यूजर ने किया 10 तो आपको 10 टाइम प्रिंट करना है हेलो। अगर यूजर ने एंटर किया 1000 तो आपको 1000 टाइम हेलो प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पर श्योर नहीं हो कि यूजर क्या एंटर करेगा और कितना एंटर करने पर लूप कितनी बार चलेगा। इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है इनडेफिनेट लूप। ठीक है, जहां प्रोग्रामर को नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोग्रामर doesn't know the number of loops, कि हमारा कितने बार काम टास्क जो है वो रिपीट होने वाला है, वो प्रोग्रामर को नहीं पता, क्योंकि वो प्योरली डिपेंड करता है यूजर के इनपुट पर। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है इनडेफिनेट लूप। तो जब भी आप लोग प्रोग्राम पढ़ेंगे, जब भी आप प्रॉब्लम को अच्छे से देखेंगे, तो वहां पर या तो आपको डेफिनेट लूप मिलने वाला है या इनडेफिनेट लूप मिलने वाला है। अगर आपको डेफिनेट लूप मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको 1 से लेकर 10 नंबर को आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो आपको पता है कि आपको शुरुआत 1 से करनी है और चलना कहाँ तक है, 10 तक चलना है। तो इस तरह के लूप को हम लोग कहते हैं डेफिनेट लूप। और वहीं मैं बात करता हूँ कि आपको यूजर से पूछना है कि भाई कितनी बार आपको चलना है, तो आप यूजर की एक इनपुट पर डिपेंड करेगा कि हमारा काम कितनी बार रिपीट होगा। ऐसे लूप को हम लोग कहेंगे इनडेफिनेट लूप। तो अगर आपको क्वेश्चन में देखते हुए ये समझ में आ जाए कि हमारे क्वेश्चन में डेफिनेट लूप है या इनडेफिनेट लूप है, तब आप लोग वहां पर ये अप्लाई करेंगे रूल। वो ये है कि अगर डेफिनेट लूप आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम डेफिनेट लूप से बन रही है, तो आप वहां पर फोर लूप का यूज करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो इनडेफिनेट लूप से हो रही है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि लूप कितनी बार रन होगा, क्योंकि वो यूजर पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं व्हाइल लूप से। किससे सॉल्व करते हैं दोस्तों? व्हाइल लूप से सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप जो प्रोग्राम को पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें से एक ही चीज ढूंढनी है। अगर आपको ये लगाना है कि भाई मुझे फोर लगाना है या व्हाइल लगाना है, तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि वो जो प्रॉब्लम में जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपका डेफिनेट लूप फिट हो रहा है या इनडेफिनेट लूप फिट हो रहा है। जनरली ऐसा होता है कि जहां पर फोर लूप लगाया जाता है वहां व्हाइल से भी काम किया जा सकता है, व्हाइल से जो काम किया जा सकता है वहां फोर को भी लगा जा सकता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि दो क्यों बनाए गए? दो इसलिए बनाए गए दोस्तों क्योंकि कुछ लूप जो इनडेफिनेट लूप होते हैं वो फोर से नहीं बनाए जा सकते। बहुत ही अगर आप बनाते भी हैं तो उस केस में आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, आपका जो कोड है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि दोस्तों किस सिचुएशन में अगर आपने सही एप्रोप्रिएट पोजीशन पर लगाया है फोर लूप को, तो आपका प्रोग्राम ना केवल ही छोटा बनेगा बल्कि उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आपको पता लगाना पड़ता है दोस्तों कि डेफिनेट लूप है या इनडेफिनेट लूप है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस सिचुएशन में किसको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो और इसको समझने के लिए इसके कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, जिसके थ्रू आपको और बेटर ढंग से समझाएंगे कि भाई कहाँ पर इनडेफिनेट लूप आ रहा है और कहाँ पर डेफिनेट लूप आ रहा है। और जब भी इनडेफिनेट लूप आएगा वहां पर हम लोग व्हाइल लूप का यूज करेंगे, और जहां डेफिनेट लूप आएगा वहां पर दोस्तों फॉर लूप का यूज करना पड़ता है। तो ऐसे हम लोग अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि हमारे प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस होती है, जो चलने का जो उसका टाइमिंग है, वो भी काफी रिड्यूस हो जाता है। तो इसी पर्पज से दो लूप बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, फोर और व्हाइल। ठीक है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि फोर ज्यादा बेटर है फिर या फिर व्हाइल ज्यादा बेटर है। ये सिचुएशन में डिपेंड करता है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है
या आप ये समझ लीजिए ये डिपेंड करता है कि डेफिनेट लूप है या इंडेफिनेट लूप है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि आपको और ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाए कि फॉर और व्हाइल में कब अप्लाई करना पड़ता है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम करना है, तो आपको पता है कि आपको 1 से लेकर 100 तक का सम चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 100 तक। तो ये एक डेफिनेट लूप है जहाँ प्रोग्रामर को पता है कि वो कितनी बार चलना चाहता है। वहीं मैं बात करूं कि भी आपके पास में यूजर से पूछिए कि भी यूजर जब एंट्री करेगा, यूजर ने एंटर किया 5, तो आपको 5 टाइम हेलो प्रिंट करना है। अगर यूजर ने एंटर किया 100, तो आपको 100 टाइम प्रिंट करना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो अपना काम है वो क्या से करना पसंद करेंगे, व्हाइल लूप से करना पसंद करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर रहेगा कि भाई फॉर और व्हाइल को किस समय कब यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। इटरेटर जो है वो मैं आपको अलग से ही समझाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं कि हमारे पीपीटी में और क्या लिखा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास में दो लूप होते हैं। एक और होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं इटरेटर। ये भी हमारे पास में किसी भी ये टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए होता है। ये किस तरह से काम करता है, उसको क्यों बनाया गया है, इसकी एप्लीकेशन किस तरह की प्रोग्रामिंग में, इसको मैं सेपरेटली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पढ़ते हैं, स्पेशली कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सीपीपी, जावा, उसमें इटरेटर नहीं होते। तो सी में इटरेटर नहीं है, तो सी में फॉर और व्हाइल है, तो इसलिए हम लोग पहले फॉर व्हाइल पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे इटरेटर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहले लूप इनडिफिनिट लूप से बात करेंगे और बात करेंगे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप को किस तरह से लिखना है, व्हाइल लूप पर किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उसकी हम लोग चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर व्हाइल लूप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये है व्हाइल लूप का एक जनरल सिंटेक्स। आपको पता होना चाहिए कि व्हाइल लूप किस तरह से लिखा जाता है। चलिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर और बात करेंगे व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले तो एक तो इसका लॉजिकल डायग्राम देखेंगे ताकि प्रोग्राम के अंदर इसका जो फ्लो है वो हमें समझ में आ जाए कि व्हाइल लूप किस वे से रन होता है। लॉजिकल डायग्राम, देन उसकी बात करेंगे सिंटेक्स की। ठीक है, तो व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि भी हमें यहाँ पे लिखना है व्हाइल और यहाँ लिखनी है कंडीशन। तो ये काम कैसे होता है, मान लीजिए आप अपने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो टॉप टू बॉटम है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फिर आप एक लूप अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में सबसे पहले आपको यहाँ पर कंडीशन अकर होगी। क्या अकर होगी, कंडीशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडीशन। तो दोस्तों व्हाइल लूप में जब भी आप लोग कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से व्हाइल लूप की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए व्हाइल लूप है। तो व्हाइल लूप में जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है कंडीशन। अगेन याद रखिएगा, कंडीशन जो होती है वो हमेशा रहेगी बुलियन। इसका मतलब कंडीशन का जो आंसर होगा, कंडीशन को जब इवेल्यूट करेंगे तो आपको हमेशा इसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब ये मानेंगे हम लोग कि भी हमारा लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगा, लूप चलता रहेगा, और फॉल्स का मतलब है कि हमें अब लूप से बाहर निकलना है। करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो हम लोग अपने वापस प्रोग्राम में आ जाएंगे। नाउ अगर कंडीशन ट्रू होती है, क्या होती है, ट्रू होती है, देन हम लोग मूव कर जाएंगे व्हाइल की बॉडी में। यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे बॉडी, जिसको हम लोग तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू। जैसे ही ये पूरी बॉडी में एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट आ सकते हैं और जैसे ही सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देन हम लोग वापस चले जाएंगे कंडीशन पर। फिर वापस कंडीशन को इवेल्यूट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि भाई अपनी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोस्तों जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है तब तक हम लोग इसी तरह से चलते रहेंगे। ये कहलाता है लूप। ठीक है, और इस बॉडी को बार बार एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो बॉडी में लिखी गई हर लाइन को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा जो काम है वो बार बार रिपीट मोड पे होता जाएगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग लूप से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो मैं आपको लूप का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो लिखवा रहा हूँ कि लूप कैसे बनाना है, स्पेशली फॉर लूप कैसे, नहीं सॉरी, व्हाइल लूप कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप जब प्रोग्राम, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है, तो सबसे पहले प्रोग्राम में जाएंगे और हम लोग लिखेंगे व्हाइल। व्हाइल के आगे लिखेंगे कंडीशन। हालांकि सी, सीपीपी के अंदर, जावा के अंदर व्हाइल के आगे पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होता है, राउंड ब्रैकेट लगाने जरूरी होते हैं। आप चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं और चाहे तो ओमिट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं।
तो यहाँ आपको लिखनी है कंडीशन, और चाहे तो ब्रैकेट लगाएं चाहे तो ना लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पसंद करता हूँ। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल चॉइस, क्योंकि हम लोग CPP जावा सीख कर यहाँ पाइथन में आए, तो हमें पता है कि यहाँ पर किस तरह से काम होगा, और ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप जिस स्टाइल को फॉलो करें वो स्टाइल आपकी अच्छी है। तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। कंडीशन आएगी, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आप यहाँ पर एक इंडेंट दीजिए, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट 1 अप टू करते करते जितने आपको स्टेटमेंट चाहें वो स्टेटमेंट आप यहाँ पर n स्टेटमेंट तक लिख सकते हैं। नाउ इसके बाद में आता है एल्स, जो कि है ऑप्शनल। अभी हम लोग उस एल्स को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वाइल अभी हमें इतना ही करना है कि वाइल हमें लिखना है, वाइल एक कीवर्ड है, देन हमें पैरेंथेसिस लगाने हैं। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। देन आपको कंडीशन जरूर लिखनी पड़ेगी, कंडीशन के बाद में आप कॉलन का यूज करेंगे, और देन आपकी जो 4 की बॉडी है, ये आपकी 4 की बॉडी है, मतलब आपकी वाइल की बॉडी है, तो आप इस वाइल की बॉडी के अंदर जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इंडेंट आपको देनी पड़ेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ स्टेटमेंट एक्स, तो ये जो स्टेटमेंट एक्स है ये आपके वाइल लूप का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडेंट नहीं है। तो इंडेंट हमारी हेल्प करेंगे ये बताने के लिए कि भाई वाइल में कितना स्टेटमेंट वाइल के अंदर है और कितना स्टेटमेंट वाइल के अंदर नहीं है। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट या जो सिंटेक्स जिसको हम लोग कहेंगे, सिंटेक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो यहाँ पर हम वाइल को कुछ इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर एल्स भी लिखते हैं दोस्तों वाइल्स के साथ में, जो कि ऑप्शनल है। तो अभी शुरू में हम लोग एल्स को छोड़ के चलेंगे, और देन हम लोग जब पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा वाइल का, देन हम लोग पढ़ेंगे एल्स कैसे वर्क करते हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम और ये दोनों सिंटेक्स जो है वाइल के, ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए इस पर एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। ओके, तो प्रोग्राम के अंदर जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा, पहले तो हम लोग प्रोग्राम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि भाई मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वो इस तरह से है कि भाई प्रिंट हेलो वर्ड अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ड। ठीक है, ये आपको ये जो वर्ड है ये आपको प्रिंट करना है एज यूजर वांट, जब तक यूजर चाहे। इसका मतलब यूजर अगर एंटर करता है 5 तो हमें 5 टाइम यहाँ हेलो प्रिंट करना है, अगर यूजर एंटर करता है 10 तो हमें यहाँ पर 10 टाइम एंटर करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स चलने वाला है, क्योंकि ये तो यूजर के इनपुट पे डिपेंड करता है। तो ये एक इनडेफिनेट लूप की सिचुएशन है, और जहां भी इनडेफिनेट लूप आता है वहां वाइल सबसे बेटर परफॉर्म करता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि भैया हमें यहाँ पर वाइल लूप लगाना है। ठीक है, चले, तो वाइल लूप कितनी बार चलेगा कि वो तो यूजर पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाकर यूजर से इनपुट ले लेते हैं। मान लेता हूँ वेरिएबल का नाम n है, और यहाँ से मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इंट लगा रहा हूँ, ताकि वो मेरा जो भी इनपुट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि एंटर द नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब यूजर से हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग ही बताइए कि आपको कितनी बार रन करना है। मान लीजिए यूजर ने प्रेस किया 10, तो यहाँ पर जो 10 होगा वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इनपुट मेथड से। देन इंट जो मेथड है वो उस 10 जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में एक्सेप्ट होता है उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और n में एक इंटीजर 10 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चले, अब हम लोग लगाते हैं वाइल लूप, और हम लोग यहाँ पर पहले तो बात करते हैं कि भाई हमें प्रिंट करना है हेलो। तो अगर प्रोग्राम हम ऐसा करेंगे दोस्तों तो हमारा हेलो केवल एक बार ही प्रिंट होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें इसको लूप में डालना है। डालने के लिए हमें यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा, वाइल लूप लगाएंगे। कंडीशन हम लोग की देंगे कि भाई n जो है, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक 10 तक जाना है, करेक्ट है। तो 10 से लेकर हम लोग शुरुआत करेंगे। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स ऑफ द लूप। फॉरवर्ड कैसे, मतलब आप 1 से काउंट करते हुए 10 तक चले जाइए, या आप 10 से काउंट करते हुए 1 तक आ जाइए। तो दोनों केस में आप 10 टाइम्स चल रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि शुरुआत हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं। दोस्तों ये थोड़ा याद रखिएगा, कोई भी लूप अगर आप बनाते हैं तो स्पेशली आप फॉर लूप बनाते हो या वाइल लूप बनाते हैं तो आप एक और वेरिएबल जरूर ले लीजिएगा जो कि आपका लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले इसकी वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, 1 कर दी है। नाउ अब मैंने कंडीशन दी कि भाई आई की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू n। जब तक कि आई मेरा n से छोटा और बराबर नहीं हो जाता है, मतलब बराबर है, तब तक ये सही है। जिस दिन i की वैल्यू n से ग्रेटर हो जाएगी उस दिन मेरा लूप खत्म हो जाएगा।
तो लूप में आएंगे और लूप में आकर इंडेंट के साथ में हम लोग लिख देंगे प्रिंट हेलो। तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। देन हमें आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई को इंक्रीमेंट करने के लिए वैल्यू 1 से मैं बढ़ाऊंगा। चलिए अब इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यूजर से वैल्यू मांगी, सपोज करो यूजर ने एंटर किया 4, तो यहाँ पर देखिए आपके पास में 4 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया है। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे। अब यूजर ने एंटर किया सपोज कीजिए 10, तो आपका 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पर जो आपको सीखना वो ये की चीज सीखनी है कि आपका यहाँ इनडेफिनेट लूप है और इनडेफिनेट लूप के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, वाइल यूज करना है। वाइल को कैसे लिखते हैं वापस मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। वाइल को कैसे लिखना है। वाइल को लिखने के लिए आप हमेशा एक वेरिएबल का जरूर यूज कीजिए दोस्तों। आप बिना वेरिएबल के कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन सेफर साइड के लिए, बेटर प्रोग्रामिंग के लिए, बेटर कॉन्सेप्ट के लिए आप हमेशा एक वेरिएबल लेके चलें, चाहे फॉर लूप हो चाहे वाइल हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसको इनिशियलाइज हमने किया 1 से, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। देन हमें वाइल का यहाँ पर लिखना है वाइल। जैसे आप वाइल कीवर्ड लिखते हैं तब हमारे प्रोग्राम को या पाइथन को पता चल जाता है कि भाई आप एक लूप क्रिएट कर रहे हैं। देन यहाँ पर कंडीशन लिखी जाएगी। कंडीशन पे दोनों तरफ मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिए है, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 रखी जाएगी और एन की वैल्यू जो भी यूजर ने एंटर की, सपोज करो एन की वैल्यू यूजर ने एंटर की है 4, तो ये रखा जाएगा 1 लेस देन 4। तो क्यों ना दोस्तों इस प्रोग्राम को मैं आपको बाई हैंड मैनुअली इसको रन करके दिखाऊं, ज़्यादा आपके लिए बेटर और समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर और यही प्रोग्राम दोबारा बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा सकूं कि ये मैनुअली अगर आप बाई हैंड इसको एग्जीक्यूट करना चाहे तो किस वे से करेंगे और हमारा पाइथन जो कर रहा है वो किस वे से कर रहा है। तो हमने सबसे पहले लिखा है n इक्वल टू इंट इनपुट और यहाँ हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है एंटर दी नंबर, ठीक है, एक नंबर मांग लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो इनपुट मेथड होता है सबसे पहले ये आपको प्रॉम्प्ट दिखाएगा आउटपुट पर। तो यहाँ पर मैं आउटपुट लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ एंटर द नंबर और आपने सपोज करो नंबर एंटर किया 4, क्या एंटर किया दोस्तों 4 एंटर किया। तो इनपुट मेथड आपका 4 एक्सेप्ट कर लेगा कीबोर्ड से, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है इनपुट मेथड कीबोर्ड से वो होता है स्ट्रिंग। नाउ अब ये जो इनपुट मेथड होगा INT मेथड, ये इस इनपुट मेथड से लिया गया जो वैल्यू है 4 स्ट्रिंग की फॉर्म में है उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और n में पुट कर देगा। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 4 हो गई। फिर एक वेरिएबल आपको जरूर लेना चाहिए, मैं तो खुद सजेस्ट करता हूँ, अगर नहीं वेरिएबल लेना चाहे तो भी आप काम कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूँ कि आप एक वेरिएबल जरूर लें। तो वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया 1 से, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप, लूप का इनिशियलाइज करना। ओके, तो आई हमने यहाँ पे ले लिया, आई की वैल्यू हमने क्या कर दी है दोस्तों 1 कर दी है, ठीक है, ये मेरा आई वेरिएबल उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। नाउ फिर हमने लिखना है वाइल कीवर्ड, फिर हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे और फिर अंदर जो आपकी कंडीशन है कि भाई कब तक हमारा लूप वैलिड होना चाहिए, तो हमने लिखा कि आई लेस देन इक्वल टू n, जब तक आई की वैल्यू n से छोटी और बराबर नहीं है तब तक ये लूप सही या ट्रू माना जाएगा, तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा। जिस दिन i की वैल्यू n से अपर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उस केस में हम अपना लूप को एग्जीक्यूट करना छोड़ देंगे। फिर हमें लगाना है कॉलन और यहाँ पर हमें लिखनी है वो स्टेटमेंट जिसको हम लोग बार बार रिपीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हेलो। फिर आई की वैल्यू को मैं 1 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये था हमारा प्रोग्राम। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले n की वैल्यू 4 हो चुकी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ से ये एंटर द नंबर, ये सबसे पहले आपकी प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आपने एंटर किया 4 जो कि एज ए स्ट्रिंग होगा, जो कि इनपुट मेथड ले रहा है। इंट उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 4। देन हमने एक लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए एक वेरिएबल लिया i नाम का, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने क्या कर दी है 1। नाउ सबसे पहले यहाँ रखा जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 4। क्या 1 4 से छोटा बराबर है? आप कहेंगे सर ट्रू, ट्रू है तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा हेलो। देन आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। इसका मतलब i की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2। देन हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे कंडीशन पर। ओके, अब यहाँ रखा जाएगा 2 इज लेस देन 4, ट्रू या फॉल्स। आप कहेंगे सर ये तो ट्रू है, ट्रू है तो वापस आपका ये लाइन एग्जीक्यूट की जाएगी, एक बार हेलो फ्री प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट दोबारा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर हम लोग वापस लूप की हेल्प से ऊपर जाएंगे। ये काम ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, आपको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ रखा जाएगा 3, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू 4।
अगेन ये ट्रू होगा, अगेन ये स्टेटमेंट दोबारा चलेगा हेलो वाला, आपका हेलो फिर से प्रिंट हो जाएगा। देन ये इंक्रीमेंट वाला जो आई में इंक्रीमेंट है ये भी चलेगा, आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4। फिर हम लोग वापस ऊपर की तरफ मूव करेंगे, कंडीशन पर जाएंगे और यहाँ पर कंडीशन रखी जाएगी इस बार 4 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को दोबारा लिख देता हूँ 4 लेस देन 4। अगेन ये ट्रू है क्योंकि 4 4 से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, ये कंडीशन ट्रू है। फिर अगेन आपका हेलो फिर प्रिंट होगा हेलो, देन आपका ये आई के अंदर इंक्रीमेंट फिर हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 5। देन हम लोग ऊपर जाएंगे और इस बार हम लोग यहाँ पर रखेंगे आई की वैल्यू 5। क्या रखेंगे? आई की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये हो गया कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होते ही हम अपने प्रोग्राम में वापस आ जाएंगे और हमारे प्रोग्राम में आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। जब टर्मिनेट होगा तब तक आपके पास आउटपुट क्या आ चुका होगा? 4 टाइम्स हेलो। इस तरह से ये लूप एग्जीक्यूट होता है बार बार और आपके पास में 4 बार हेलो प्रिंट हो जाता है। अब आपने जो भी एन की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे उतनी बार ये लूप चलेगा और आपको अपना आंसर देगा। तो आई होप आपको वाइल लिखना, कंडीशन लिखना और वाइल के अंदर क्या स्टेटमेंट आएंगे ये डिपेंड करेगा फोर के अंदर, मतलब कंडीशन के ऊपर या फिर हमारे प्रॉब्लम की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हमारे वाइल में कितने स्टेटमेंट आने वाले हैं। तो आपको प्रॉब्लम पढ़कर सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि वो डेफिनेट लूप है या इंडेफिनेट लूप है। अगर इंडेफिनेट लूप है तो वाइल से बनाइए। वाइल के जब आप तय कर चुके हैं कि आपको अपना प्रोग्राम वाइल से बनाना है तो क्वेश्चन में आपको केवल 2 चीज ढूंढनी है। एक तो ढूंढनी है कंडीशन और एक ढूंढनी है वो स्टेटमेंट या वो टास्क जो कि आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो आप सारे स्टेटमेंट आप जो है जिसको रिपीट करना चाहते हैं उसको आप फोर की बॉडी में डाल दीजिए, वाइल की बॉडी में डाल दीजिए और कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देन आपको वाइल लिखना बहुत ही आसान है। वाइल देन आगे कंडीशन लिखें और कॉलन लगा के आपको जो स्टेटमेंट वाइल के अंदर लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका जो वाइल है इजीली परफॉर्म करेगा। हालांकि हम लोग आगे जाकर वाइल पर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपका बेसिक जो वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक ही हम लोग कर रहे हैं। देन आगे जाकर और हम लोग फ्यूचर के अंदर वाइल पर और कुछ प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको वाइल ना केवल समझ में आए बल्कि ये भी समझ में आए कि प्रॉब्लम देखते हुए वाइल को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए। ओके, तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। वाइल लूप का जो हम यहाँ पर एल्स वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये ऑप्शन मैंने आपके यहाँ पर लिख के रखा है, तो ये हम लोग करेंगे बाद में। हम अभी तक ये कर चुके हैं। ओके, चलिए अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि वाइल लूप के साथ में पास स्टेटमेंट किस तरह से यूज में लिया जाए। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भी पास स्टेटमेंट क्या काम का। ओके, तो दोस्तों जब कभी भी हम लोग फॉर लूप या वाइल लूप बनाएंगे और उसके अंदर हमें बॉडी के अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई वाइल या फॉर लूप या कोई भी इफ वगैरह आता है जिसमें आपके पास में स्टेटमेंट नहीं है, तो उस केस में आप वहां पर एम्प्टी स्टेटमेंट नहीं कर सकते। उस सिचुएशन के लिए आपको पास का यूज करना पड़ता है। तो पास करता क्या है? पास स्टेटमेंट है, एक कीवर्ड है पास, जो कि कुछ नहीं करता। तो यहाँ लिखा है पास डजन नथिंग एट ऑल, मतलब ये अल्टीमेटली कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इट इज जस्ट एम्प्टी स्टेटमेंट प्लेस होल्डर। जहां पर आपको एम्प्टी स्टेटमेंट एंटर करने हैं स्पेशली फॉर के अंदर या वाइल के अंदर, वहां पर हम लोग पास का यूज। ठीक है, तो जब पास का यूज करते हैं तो वहां पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम की तरफ और मान लीजिए कि मुझे पास के अंदर या फोर के अंदर यहाँ पर एक भी स्टेटमेंट अभी नहीं लिखना है। तो उस केस में मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकता। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अभी इसको हमने वाइल खाली रख रखा है, वाइल की बॉडी में एक भी स्टेटमेंट नहीं है और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये प्रोग्राम का स्टेटमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं थैंक यू। ठीक है, जस्ट अ स्टेटमेंट। तो ये हमें दे देगा एरर, ये देगा क्योंकि वाइल की बॉडी में कुछ ना कुछ आना जरूरी है। चाहे वाइल की बॉडी हो, चाहे फोर की बॉडी हो, चाहे एफ की बॉडी हो, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आना जरूरी है। लेकिन आप कहते हैं सर अभी हमें कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो पास एक कीवर्ड है जो कि एज ए स्टेटमेंट काम करता है और इसके लिखने पर जनरली इसको हम लोग तभी लिखते हैं जब हमें इंडेंट देकर कोई स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो और वहां पर अभी तक हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है।
तो हम लोग बॉडी तो खाली छोड़ नहीं सकते, तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पास। तो यहाँ पर पास लिखेंगे, अब प्रोग्राम बिल्कुल रन होगा, लेकिन आउटपुट जो है हमारे लूप तो चलेगा नहीं। ओके, और आउटपुट जो है हमारे पास में ये इन्फिनाइट लूप बन गया है, क्योंकि हमने आई को इंक्रीमेंट नहीं किया। आई को भी हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं, आई इक्वल टू i+1। इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई हमने यहाँ पर एंटर किया 11 और आपके पास में थैंक यू आ गया। तो जाहिर सी बात है, पास ने कुछ परफॉर्म नहीं किया है, बस जस्ट आई की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट किया है। तो इस तरह का कहीं आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो पाइथन आपके लिए पास स्टेटमेंट लेके आया है और आपको इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि लॉजिकल प्रोग्रामिंग में पास का कहीं यूज नहीं होता। ओके, ये केवल तभी यूज करते हैं जब हमें प्रोग्राम के अंदर फॉर या व्हाइल बनाना है, लेकिन अभी तक स्टेटमेंट फाइनल नहीं किए हमने उनके, तब तक आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं यूजिंग पास। ओके, तो पास आने पर ऐसा कुछ अल्टीमेटली आपके पास में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो पास बहुत ही सिंपल है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लूप के साथ में ब्रेक किस तरह से वर्क करता है। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जंपिंग स्टेटमेंट ब्रेक के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसका लूप का, व्हाइल लूप का अगर आपको लॉजिकल डायग्राम बताऊं, यहाँ पर लॉजिकल डायग्राम, फिर हम लोग बात करेंगे लॉजिकली कैसे इसको समझते हैं। प्रोग्राम ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ चुकी है, कंडीशन हमारे पास में अगर ट्रू है तो हम लोग व्हाइल के अंदर एंटर होंगे, और व्हाइल की बॉडी, जो भी व्हाइल की बॉडी में स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। देन वापस हम लोग कंडीशन पर चले जाएंगे, और जब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बाहर। इसका मतलब है कि आप इस लूप से तभी बाहर निकल सकते हो जब आपकी कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। लेकिन अगर आपको इन बिटवीन कहीं बाहर निकलना हो, ठीक है, इसका मतलब है लूप से बाहर निकलने के आपको अब दो रास्ते चाहिए। एक तो कंडीशन से भी आप बाहर निकल सकते हो, और दूसरा अगर आपकी रिक्वायरमेंट कहीं पहले से ही फुलफिल हो जाए। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए लूप को 1 से लेकर 100 तक ले जाना है, देन आपको फील होता है कि भाई 100 से पहले आपका काम हो चुका है, तो उस केस में आप लूप को वहीं टर्मिनेट करना चाहोगे ताकि आप एग्जीक्यूशन टाइम कम कर सकें। ऐसे केसेस में हम आपका ब्रेक यूज करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेक जो है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि ब्रेक एक कीवर्ड है जो कि एज अ स्टेटमेंट वर्क करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, जिसका यूज आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में भी कर सकते हो, लाइक इफ एल्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इफ एल्स में इसका यूज करेंगे तो ये आपको दे देगा एरर। क्या दे देगा दोस्तों, एरर दे देगा। लेकिन आप जब इसका यूज करेंगे लूप के अंदर, तो आपको ये कोई एरर नहीं देगा, और आपका जो लूप है उसको ये क्या काम करता है, टर्मिनेट करते हैं। क्या करता है, टर्मिनेट करता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने केवल लूप लिखा है, इसका मतलब आप ब्रेक का यूज फॉर के साथ में भी कर सकते हो, व्हाइल के साथ में भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन के साथ में आपको करना नहीं। अगर करते हैं आप लोग तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी एरर। तो मैं यहाँ पर ये क्यों लिखवा रहा हूँ कंडीशन के लिए, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं लूप के अंदर, तो हमेशा हम लोग कंडीशन के साथ भी यूज करते हैं, ताकि वो स्टेटमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में चले, नहीं तो आपका हमेशा लूप खत्म कर देगा। क्या कहने का मतलब है, चलिए इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम की तरफ जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर थोड़ा सा एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा जहाँ पर मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक आई ले लेंगे, आई की वैल्यू 1 कर देंगे, फिर लेंगे वाइल, वाइल के बाद में हम लोग लगाएंगे कंडीशन, पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, लेस देन 10 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू। करेक्ट है दोस्तों, फिर आई को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ताकि हम लोग अपने एंड पॉइंट तक पहुंच सके, i+1। तो जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास में 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। मान लीजिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो इन बिटवीन खत्म हो रहा है, मतलब आपको 5 तक ही प्रोग्राम को फिनिश करना है। चलना तो आपको 1 से लेकर 10 तक है, लेकिन आपका काम पहले ही हो चुका है, तो आपको बीच में ही इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, तो आपको ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेक जो है वो हमारे लूप को टर्मिनेट करता है और हमें वापस प्रोग्राम में ले आता है। तो ब्रेक, अगर हम लोग सिंपली हम ब्रेक लिखेंगे दोस्तों, तो आपका ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगा, और आपका ये हमेशा हमेशा यहीं से आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो करेंगे तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी और आपका हमेशा प्रोग्राम खत्म हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि जब ब्रेक को यूज करते हैं हम लोग, तो आपको इफ एल्स का यूज करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग इफ लगा देंगे और एक अंदर कंडीशन दे देंगे कि भाई आई की वैल्यू जब हमारे पास 5 होगी, उस केस में हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। उस केस में क्या करना है, ब्रेक करना है, नहीं तो हमें ब्रेक नहीं करना है।
तो आपका 1 से लेकर 4 तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, नहीं सॉरी, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा। 5 के जैसे ही आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 5 प्रिंट होगी, देन हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी और आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह की जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास में लूप से निकलने के 2 रास्ते हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कंडीशन के जब फॉल्स हो गए तभी भी हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे, और दूसरा जब ब्रेक स्टेटमेंट अकर होगा तभी भी हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों इफ एल्स के साथ में आपको ब्रेक काम में लेना है, लेकिन आपको लूप में होना जरूरी है। अगर आपके पास लूप नहीं है तो खाली आप इफ एल्स के साथ में ब्रेक का काम नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। जैसे इफ मैंने आप लिखा, इफ यहाँ पर आई की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, आई की वैल्यू मैंने ले ली, आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 ले ली, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि आई इक्वल टू 1 है या नहीं। अगर है तो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, ब्रेक। ठीक है, नहीं है तो एल्स हमें क्या करना है, प्रिंट लिखना है हेलो। तो दोस्तों ये एक गलत प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर एरर आएगी इसलिए क्योंकि आप खाली इफ एल्स के साथ में ब्रेक का यूज नहीं कर सकते, आपको एरर मिलेगी। लेकिन अगर आप लूप के अंदर है तो डायरेक्टली हम आपको कहेंगे कि भाई डायरेक्टली आप लोग कभी भी ब्रेक का यूज ना लिखें, आप हमेशा इफ एल्स के साथ में लिखें। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ब्रेक का तो इफ एल्स के साथ में भी आ सकते हैं। नहीं, ऐसा दोस्तों ऐसा नहीं है। ब्रेक को इफ एल्स के साथ तभी लिखते हैं जब आपका इफ एल्स किस में हो, लूप के अंदर हो। अगर लूप नहीं है तब आपके ब्रेक किसी भी तरह से काम नहीं करेगा और ये दे देगा एरर। और जनरली जब इसको हम लोग लूप के अंदर लिखते हैं तो हम इसको हमेशा इफ एल्स के साथ ही लिखना पसंद करते हैं। चलिए अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ जहाँ पर हमें ये काम करना है। तो इसके लिए हम बात करेंगे दोस्तों प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम है वहाँ पर इसकी बड़ी यूजफुल ब्रेक का यूजफुल एप्लीकेशन हमें समझ में आती है। तो पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है। तो देखते हैं कि प्राइम नंबर के अंदर हम लोग किस तरह से इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है प्राइम नंबर की, ये बहुत ही पॉपुलर है। बहुत से इंटरव्यू में, बहुत से कंपटीशन में या बहुत से चैलेंजेस में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे और वो चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ओके, तो मान लीजिए कि यूजर से हमने एक्सेप्ट किया नंबर 5। अब ये चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है, तो उसका लॉजिक मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो नंबर है 5 है ना, तो ये खुद से और 1 से डिविजिबल हर नंबर होता है। लेकिन ये 1 और खुद के नंबर के बीच में किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल नहीं हो तो ये प्राइम नंबर कहलाता है। इसका मतलब है कि 5 को चेक करना है कि प्राइम है या नहीं है, तो इसके लिए हमें 2, 3 और 4 इन तीनों का डिवाइड कर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 5 में हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे। अगर प्रॉपर डिवीजन जाता है जिसमें रिमाइंडर 0 आता है तब तो वो डिवाइड हम लोग मानेंगे कि प्रॉपर डिवीजन हो रहा है। अगर प्रॉपर डिवीजन नहीं हो रहा तब तो वो क्या होगा, प्राइम होगा। ठीक है, तो 5 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूँ तो डिवाइड प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा। देन 3 का डिवाइड करेंगे हम लोग 5 के अंदर तो भी प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा। देन 5 में हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर डिवीजन फिर भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो 2 से लेकर उससे एक कम तक मतलब 4 तक किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 से लेकर n-1 तक किसी से भी डिविजिबल ना हो, अगर n कोई प्राइम नंबर है या नहीं है ये चेक करने हैं। जैसे कि मैं 6 चेक करता हूँ, तो 6 को चेक करने के लिए आपको 2, 3, 4 और 5 इनका डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 2 से। तो 6 में अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो ये 3 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 6 2 से डिविजिबल है। अगर ये है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपना काम यही रोक देना है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है इसका सा। और मैं ये बात करता हूँ कि कोई नंबर n है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपको 2, 3 अप टू n-1 तक चलना पड़ेगा और सारे के सारे नंबर जो हैं इनको डिवाइड करेंगे हम लोग n से। अगर डिवीजन होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिवीजन नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है। तो ये है वो दोस्तों लॉजिक। और यहाँ पर हम लोग ब्रेक का काम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों 6 क्यों देखिएगा आप, अगर ये 2 से डिविजल हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आगे आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आपको 3, 4 और 5 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं रुक जाना है। तो यहाँ पर हमें फील होता है कि काश हमारे पास में ब्रेक होता तो काम बड़ा अच्छे से होता। तो यही वो प्रॉब्लम है जहाँ पर हम लोग वाइल के अंदर ब्रेक का बात करेंगे। तो चलिए इसको प्रोग्राम बनाकर भी हम लोग फटाक से चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे सबसे पहले प्रोग्राम के ऊपर और इसका आउटपुट हम लोग खोल के रख देते हैं। आउटपुट बहुत पुराना हो गया, इसको हम लोग हटा देते हैं और इस प्रोग्राम को भी क्लियर कर देते हैं।
अब सबसे पहले यूजर से पूछना है कि भैया आप एक नंबर एंटर करिए जिसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले एक हम लोग नंबर n ले लेंगे, मैं स्मॉल में लूंगा और यहाँ से यूजर से इनपुट मांगेंगे हम लोग और इनपुट के अंदर एक प्रॉम्प्ट दे देंगे ताकि यूजर को पता रहे कि वो क्या एंटर कर रहा है। तो एंटर अ नंबर है ना भाई, एक नंबर मांग लेते हैं। नाउ अब इनपुट जो भी यूजर से एक्सेप्ट करता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इंट नाम के मेथड का यूज करता हूँ। तो पहले ये आपका वैल्यू जो भी होगा उसको वहां से एक्सेप्ट करेगा एज ए स्ट्रिंग, देन ये जो इनपुट मेथड है वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर में। तो एन में हमारे पास इंटीजर आ गया। देन हम बात करेंगे वाइल लूप की। ओके, वाइल लूप की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे 2 से। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी शुरुआत में लिखता हूँ 2 से, i इक्वल टू 2। ओके, तो i कब तक चलना है, तो हम लोग चलेंगे जब तक कि ये क्या ना हो जाए, n-1 तक ना हो जाए। तो यहाँ पर या तो आप इक्वल ले लीजिए, अगर आप इक्वल लेना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर n भी रख सकते हैं, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। उस केस में हम लोग डिवाइड करेंगे इफ ठीक है, हम लोग डिवाइड करेंगे उस केस में कि भाई n जो है वो प्रॉपर डिविजिबल है या नहीं है i से। अगर प्रॉपर डिविजिबल होकर इसका रिमाइंडर 0 आता तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर लगाया मैंने, तो n में डिवाइड करेंगे हम लोग i का। अगर ये प्रॉपर डिवीजन होता है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, ब्रेक करना है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक कर जाऊंगा। और अगर ये प्रॉपर डिवीजन नहीं होता तो उस केस में हमें क्या करना है, i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लेकिन दोस्तों जब हम लोग लूप से बाहर आएंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हम लोग लूप से बाहर कहाँ से आए, क्योंकि आपके पास लूप्स को खत्म करने के 2 ऑप्शंस है। एक तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तभी भी आप लूप से बाहर आएंगे, दूसरा जब आप ब्रेक यूज करेंगे तभी भी आप कहाँ बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब आप लूप से बाहर आएंगे तो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग किस ऑप्शन की वजह से, किस रास्ते से आप लोग बाहर आए, क्या आप ब्रेक के थ्रू बाहर आए या इसके थ्रू बाहर आए। तो जब भी वाइल के अंदर हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कंफर्मेशन के लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं फ्लैग। तो आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लीजिए फ्लैग नाम का, ठीक है, आप चाहे तो उसका नाम फ्लैग रखिए, कुछ और रखिएगा। इसकी वैल्यू मैंने कर दी 0। नाउ अगर कभी भी डिवीजन हुआ दोस्तों तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक करने से पहले मैं अपने फ्लैग की वैल्यू कर दूंगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग लूप से बाहर आएंगे तो चेक कर लेंगे कि भाई फ्लैग 1 है या नहीं है। अगर फ्लैग 1 है इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप ब्रेक से निकलोगे, क्योंकि फ्लैग 1 यहीं हो रहा है। ओके, और आप यहीं से बाहर निकल रहे हो। और अगर मान लीजिए आपके पास में फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हुई, उस केस में आपके पास एक ही तरीका यहाँ से आपको निकलने का, ठीक है। तो क्योंकि ब्रेक तभी करेंगे जब वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एफ फ्लैग पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, फ्लैग इक्वल टू 1। इसका मतलब आप ब्रेक के थ्रू बाहर आए तो वो नंबर प्राइम नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और यहाँ लिखता हूँ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, चलिए नाउ अगर फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि हमारे पास में हम लोग कंडीशन से बाहर हैं, और जब कंडीशन से हम लोग बाहर आते हैं तो उस समय नंबर क्या होता है, प्राइम होता है। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। ओके, चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं और वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हमें एक नंबर एंटर करना है। सपोज करो नंबर मैंने एंटर किया 5, तो 5 इज अ प्राइम नंबर, गुड। फिर दोबारा इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे यहाँ पर, फिर हम लोग एंटर डालते हैं 6, तो आप देखेंगे 6 एक नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था दोस्तों। जब भी आप लोग वाइल के अंदर ब्रेक का यूज करें तो बस इतना सा याद रखना है कि वाइल से निकलने के अब 2 तरीके हो गए, 2 रास्ते हो गए। तो जब आप वाइल के बाहर खड़े होंगे तो उस समय आपको पता लगाना जरूरी है कि आप किस रास्ते से बाहर आए, कि आप कंडीशन से बाहर आए या ब्रेक के थ्रू बाहर आए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक एडिशनल वेरिएबल लेना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैग कॉन्सेप्ट। अब ये फ्लैग नाम का जस्ट अ वेरिएबल है और कुछ अलग से कोई चीज नहीं है। आप इस वेरिएबल को जो नाम चाहें वो दे सकते हैं, जनरली हम उसको नाम फ्लैग देते हैं दोस्तों। तो फ्लैग मैंने, आप देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर कि मैंने जो फ्लैग है वो ले लिया मैंने 0, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसका मतलब है दोस्तों कि जब मैं फ्लैग 1 चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब है ये फ्लैग 1 कब होगा, जब ये इफ चला होगा, जब ये आपका ब्रेक चलेगा तभी फ्लैग 1 होगा, है ना, क्योंकि दोनों लाइन एक साथ चलेगी। इसका मतलब है कि वो प्रॉपर डिवीजन हो गया है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्राम है और यहाँ पर बिना ब्रेक के भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ब्रेक यूज करते समय सिर्फ इतना सा याद रखना है दोस्तों। पहली बात तो है कि ब्रेक हमेशा लूप के साथ काम करते हैं, लूप के अंदर आपको अप्लाई करना है।
दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं लूप के अंदर तो आप इफ जरूर लगा लें, इफ एल्स। नाउ तीसरी ये बात कि जब भी आपके पास में लूप के अंदर ब्रेक आ जाता है तो आपके पास दो वे हो जाते हैं टर्मिनेट करने के, तो आपको बाहर आकर ये चेक करना पड़ेगा कि आप किस रास्ते से बाहर आए हैं। तो उसके लिए आपको एक एडिशनल वेरिएबल लेना पड़ता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आई होप आपको वाइल के अंदर ब्रेक यूज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको ये ब्रेक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ब्रेक किस तरह से काम करता है और कैसे काम करता है। करेक्ट है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लूप की और लूप के साथ लगने वाले एल्स की। ठीक है, चलते थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। दोस्तों हमने बात कर रही थी कि भाई ये जो लूप है, स्पेशली जो वाइल लूप है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा वाइल लूप, और इसके साथ में हम लोग एल्स का यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वाइल के साथ में जो एल्स है ये कॉन्सेप्ट हमारा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सीपीपी, जावा में अवेलेबल नहीं है। तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया हमारे पास में पाइथन के अंदर, जहां पर हम लोग कोई भी लूप चाहे फोर हो चाहे वाइल हो उसके साथ में एल्स लगा सकते हैं। जनरली होता यह है कि सी, सीपीपी, जावा के अंदर हम लोग एल्स का केवल और केवल इफ के साथ ही यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में हम लोग लूप के साथ में भी एल्स का यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए, सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। सिंटेक्स में आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर वाइल लिखना है, वाइल के बाद में आपको यहाँ पर कंडीशन देनी है। कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट होगी, बुलियन कंडीशन होती है दोस्तों। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक आप लूप की बॉडी में है, ठीक है, वाइल की बॉडी में, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आप कहाँ आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एल्स की बॉडी शुरू हो जाती है और एल्स में आपको जितने चाहे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एल्स का हम लोग यूज करते हैं। करेक्ट है? चलिए, तो एल्स कब चलता है, जब आपकी वाइल की कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। उस केस में एल्स एक बार चलेगा, आपके जो भी एल्स में आपने लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है, अगर वाइल के अंदर ब्रेक आ गया है, अगर वाइल के अंदर ब्रेक आ गया है तो उस केस में एल्स नहीं चलता। याद रखिएगा दोस्तों, और ये चीज मैंने आपके लिए नोट यहाँ पर रखा हुआ बनाकर, आप इसका स्नैपशॉट जरूर लीजिए। तो व्हेन वी कंबाइन द लूप एल्स कॉज, है ना, एल्स के साथ में जब यूज कर रहे हैं लूप के साथ में एल्स, उसको हम लोग लूप एल्स कॉज भी कहते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ऑफन एलिमिनेटेड, मतलब ब्रेक जब आएगा तब आपका एल्स रन नहीं होता, अदरवाइज एल्स आपका हमेशा एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। चलिए ये प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं, सिंपल सा। चलिए यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम पर आते हैं, उसका आउटपुट भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पर मैं पूरा प्रोग्राम हटाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि भाई एक छोटा सा लूप बनाकर इसके एल्स के साथ में काम कर लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा आई, जिसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी। नाउ अब यहाँ पर लिखेंगे वाइल, और वाइल के अंदर कंडीशन दे देंगे कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10। नाउ यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट आई की वैल्यू। तो ये साथ ही साथ जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट होगा तो वहां पर हम लोग एल्स लगा देते हैं, और एल्स में हम लोग लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट यहाँ लिखते हैं हम लोग या इसके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, एक लिख देते हैं दिस इज एल्स क्लॉज। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा ठीक है, ओके। नाउ अब एल्स में मैं एक लाइन लिखूंगा, और ये जो लास्ट में मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, ये मेरे प्रोग्राम की लाइन है दोस्तों, थैंकिंग यू। ठीक है, ये हमारे पास में प्रोग्राम की लाइन है, ये एल्स का पार्ट नहीं है। चलिए अब शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत हमारे आई से होगी, आई की वैल्यू 1 हुई। देन हमारे पास में यहाँ पर कंडीशन 1 इज लेस देन 10 ट्रू, ट्रू होते हैं हमारे पास आई प्रिंट हो जाएगा, और साथ ही साथ आई को भी मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर वापस ये चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही ये आई की वैल्यू 11 होगी उस केस में हम लोग कहाँ जाएंगे, एल्स पे आ जाएंगे, और हमारा ये वाला पार्ट चलेगा। तो ये लाइन एक बार एग्जीक्यूट होगी, देन आपका प्रोग्राम की पार्ट जो थैंक यू यूज होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा, इसके बाद में आपके पास में दिस इज एल्स कॉज और थैंक यू। नाउ अगर आपने कहीं भी यहाँ पर मैं प्रोग्राम के अंदर कहीं भी अगर ब्रेक यूज करता हूँ तो उस केस में एल्स नहीं चलता। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आते भी हैं। इफ मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई इक्वल टू 3, ठीक है, जब ऐसा हो तब मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है, और जब आप ब्रेक के थ्रू आप अपने लूप को टर्मिनेट करते हैं तो उस केस में एल्स नहीं चलता। तो आप देखिएगा दिस इज एल्स कॉज, इस बार ये प्रिंट नहीं होगा। तो हुआ क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 10 ट्रू, आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी हमने, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आई को इंक्रीमेंट किया, वापस जाएंगे 2 इज लेस देन 10 ट्रू, ट्रू प्रिंट किया,
ये कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, ऊपर जाएंगे 3 इज लेस देन 10 ट्रू, अगेन 3 हमने प्रिंट किया और ये कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू हो गई तो हमने यहां से कर दिया ब्रेक, ब्रेक करते ही हम लोग सीधा प्रोग्राम में आ जाएंगे, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एल्स वाला पार्ट जब कभी भी लूप के साथ में आता है तो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता है जब कभी भी हमारा लूप खत्म होता है। नाउ कंडीशन ये है हमारे पास में कि अगर आपके वाइल के पास में अगर ब्रेक आ गया है, वाइल के अंदर किसी भी तरह से आपने ब्रेक यूज कर लिया है, तो उस केस में एल्स कभी भी रन नहीं होता। तो एल्स कब रन होता है? जब आपका लूप प्रॉपरली खत्म हो, कंडीशन पर जाकर खत्म हो। तो इसको भी यूज करते हुए आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं अगर आपको फेमिलियर है। ठीक है, जनरली मैं पर्सनली मैं आपको कहता हूं, अगर आप C++, जावा सीख के आए तो आपको ये थोड़ा सा और लगता है तो आप इसको यूज ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ऑप्शनल पार्ट है। तो जनरली जो लोग C++, जावा पढ़ के आते हैं फिर पाइथन पढ़ते हैं तो जनरली ये पार्ट वो छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, कहीं कंपल्सरी नहीं है। और अगर आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं तब मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इसको जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि ये आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, आपके प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो एल्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास में। तो अब बात कर लेते हैं कंटिन्यू की, कि कंटिन्यू कीवर्ड जो है जंपिंग स्टेटमेंट है, ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ब्रेक के रिवर्स वे में काम करता है। ब्रेक भी कीवर्ड है, कंटिन्यू भी कीवर्ड है। ब्रेक एज अ स्टेटमेंट में काम करता है, कंटिन्यू भी एज अ स्टेटमेंट काम करता है। ब्रेक लूप को टर्मिनेट कर कर आपको प्रोग्राम में ले आता है, जबकि कंटिन्यू जो है आपके प्रोग्राम को या फिर आपके जो लूप है उसको रीस्टार्ट कर देता है और वापस आपको कंडीशन पर भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिखा व्हाइल और यहाँ पर टेस्ट करेंगे, कोई भी कंडीशन लगा देंगे, यहाँ आपको जो चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हैं और आप कंटिन्यू का यूज करेंगे। तो जनरली बात है कि आपको ये लूप कहाँ भेज देगा, कंटिन्यू कहाँ भेज देगा, लूप की कंडीशन पर भेज देगा। इसीलिए जब आप कंटिन्यू का यूज करें, ब्रेक का यूज करें तो आपको इफ जरूर लगाना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम का लॉजिक सही नहीं बन पाएगा। तो कंटिन्यू यूज करेंगे तो कंटिन्यू आपको वापस कंडीशन पर भेज देगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम चलता जाएगा और जैसे ही आपका वाइल लूप या आपकी जो कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में आपका एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं और यहाँ पर आपको प्रोग्राम थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ आते हैं और यहाँ बात करते हैं कि सर वाइल के अंदर कंटिन्यू आ गया तो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यही प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, ब्रेक की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू यूज कर लिया, कंटिन्यू। ओके, और थोड़ा सा मैं इसको चलाता हूँ 5 तक। अब देखिए इसको हम लोग वर्बली कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, 1 के बाद में 1 इज लेस देन 5 ट्रू, ट्रू तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 1 इक्वल टू 3 फॉल्स, फॉल्स तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, 2 हो चुकी है। अगेन वापस हम लोग यहाँ पर कंडीशन पाएंगे 2 इज लेस देन 5 ट्रू, 2 प्रिंट हुआ, कंडीशन फॉल्स, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। वापस कंडीशन पर जाएंगे 3 लेस देन 5 ट्रू, ट्रू तो हम लोग वापस आई की जो वैल्यू है 3 प्रिंट कर देंगे। नाउ 3 इक्वल टू 3 ट्रू, ट्रू होते ही हमें क्या करना है, ये आपको भेज देगा, कंटिन्यू का भेज देगा कंडीशन पर। तो आई की वैल्यू अगेन 3 थी, वापस हम लोग नीचे आएंगे, 3 प्रिंट हो जाएगा, आई कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, फिर कंडीशन कंटिन्यू आपको कंडीशन पर भेज देगा। इस तरह से दोस्तों ये बन जाएगा इनफाइनाइट लूप। तो इसको बचने के लिए, ठीक है, कोई लॉजिकल प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, कंटिन्यू आपको कहाँ सेंड करता है, कंडीशन पर, किसकी, लूप की कंडीशन पर। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि बार बार ये रिपीटेशन जो है इनफिनाइट लूप रुक जाए। ओके, चलिए अब इसको चला के देखते हैं, उसका आउटपुट हम देखते हैं। ये देखिएगा इसका आउटपुट आ चुका है, यहाँ पर कंटिन्यू भी चल रहा है और कंटिन्यू क्या करता है आपके पास में, कंटिन्यू आने पर एल्स चलता है। एल्स केवल एक केस में नहीं चलेगा, वो है ब्रेक के केस में। कंटिन्यू के केस में ब्रेक एल्स जो है आपका बिल्कुल चलता है, ब्रेक के केस में आपका एल्स नहीं चलता। अब इस पूरे प्रोग्राम को मैं आपको इसके मैनुअली चला के दिखाता हूँ ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, एक नया पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम खोल के रखेंगे। चलिए यहाँ बात करते हैं, तो आपने लिखा i इक्वल टू 1 और आपने यहाँ पे लिख दिया वाइल i लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ आपने लिख दिया है प्रिंट i, फिर आपने i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया है। देन आपने लिखा इफ i इक्वल टू 3 और आपने यहाँ पे यूज किया है कंटिन्यू का। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू का यूज कर लिया और ये आपका खत्म। और यहाँ आपने एल्स में लिखा है और यहाँ हम लिखते हैं प्रिंट और यहाँ हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे लिख दिया यहाँ पर एल्स रनिंग
और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ये स्टेटमेंट प्रोग्राम का है, थैंक यू वाला, थैंक यू। चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग रेड कलर का काम लेंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुकी है। देन ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी, जिसका मतलब है 1 इज लेस देन 5, ट्रू ट्रू है। तो यहाँ पर चलेंगे, सबसे पहले आई, यहाँ पर आउटपुट मैं प्रिंट करना चाहूंगा, 1 आपका प्रिंट हो चुका है। देन यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो चुकी है, इसका मतलब आई जो है वो 2 हो चुका है। अगेन 2 इक्वल टू 3, फॉल्स फॉल्स है तो कंटिन्यू चलेगा नहीं। और इसके बाद में हम लोग सीधा यहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ से हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा का सीधा कंडीशन पर वापस। फिर अगेन 2 इज लेस देन 5, आई की वैल्यू 2 थी ना दोस्तों, तो 2 इज लेस देन 5, ट्रू ट्रू है, तो हमने 2 को प्रिंट कर दिया। ये चलेगा तो आई की वैल्यू को क्या कर देगा, 3 कर देगा, ठीक है। अगेन आई की वैल्यू क्या हो चुकी, 3, तो 3 इक्वल टू 3, ट्रू ट्रू होते ही हमारे पास में क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। तो कंटिन्यू भी आपको कहाँ भेज देगा, कंडीशन पर। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू ट्रू, तो हमारे पास में 3 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, ये कंडीशन फॉल्स है। अगेन हम लोग कंडीशन में जाएंगे तो हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा, इस तरह से 5 प्रिंट हो जाएगा ना भाई। और लास्ट में आपका ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई कंटिन्यू आने पर एल्स भी चलता है। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो आउटपुट आपने देख रखा होगा कि आउटपुट यहाँ पर किस वे से आता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा वाइल के साथ में कंटिन्यू, वाइल के साथ में एल्स और वाइल के साथ में ब्रेक। तो आई होप हमारा ये जो पूरा वीडियो है इसमें आपको वाइल समझ में आया होगा। आप वाइल की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आपके प्रैक्टिस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको वाइल्स के जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।